इस पार्ट में आपका स्वागत है बेटा। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हो चुका था, ये पार्ट नंबर 4 है आपका। और इससे आपकी जो पहली यूनिट है ना वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फिर मिलेंगे अगले जो यूनिट्स हैं उनको फटाफट से बना लेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, इतना पढ़ लोगे काफी सारा आपको मतलब ये लगा लो कि 90% कंटेंट आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें वैल्यू बेस को झेलना है कि वैल्यू बेस वाले जो है कैसे सॉल्व होंगे। क्लियर है? अभी बात करते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो समन्वय, अवधारणा एवं महत्व। ठीक है, मैं आपको जितने भी नोट्स दे रहा हूँ 1-2 पेज के, हद से ज्यादा होंगे तो 3 पेज तक जाएंगे, उससे ज्यादा मैं बनाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है ना, इतने में ही सारा समराइज करूंगा जिससे आपको क्या कम में ही ज्यादा समझ में आ जाए। अब देखो उसने बोला सबसे पहले समन्वय होता क्या है। ठीक है, तो समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं, यानी जो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, तो उनके बीच में क्या बैठाना पड़ता है बेटा? सामंजस्य बैठाना होता है। इसको कहते हैं, वैसे अगर नॉर्मल भाषा में बोलो तो तालमेल बैठाना होता है। क्या होता है? तालमेल बैठाना होता है। तो उसने बोला समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? सामंजस्य स्थापित यानी तालमेल बैठाया जाता है, ताकि जो संगठनात्मक उद्देश्य है, संगठनात्मक जो उद्देश्य है को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। उसने बोला समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से, यानी ये उस प्रोसेस को बोल रहा है जिसके द्वारा संगठन में जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जो अलग अलग काम होते हैं, जो अलग अलग वहां पे प्रोसेस एंड ऑल लगाए जाते हैं, उनमें सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित किया जा सके, ताकि जो संगठनात्मक उद्देश्य है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। क्लियर हो गया? जबकि दूसरा होता है सहयोग। बेटा क्या होता है? सहयोग। सहयोग को बोलते हैं हम कोऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन बोलते हैं। तो सहयोग से अभिप्राय होता है मिलजुल कर काम करने की इच्छा से है, मिलजुल कर काम करने की इच्छा से है। जबकि यह क्या होता है? स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये किसी के द्वारा करी नहीं जा रही, ये खुद ही उत्पन्न हो जाती है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, थोड़ा और डिफरेंस चाहते हो तो ये लिख सकते हो, इसमें लिख लो आप अपने पेन से, अपने पेन कॉपी अपने पास है ही, ठीक है ना, आप लिख लिए। ये बेटा हमेशा जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, यानी दीर्घकालीन होता है, यानी जो समन्वय किया जाता है वो दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब दीर्घकालीन वे में, ठीक है, जो लंबे समय तक चले। जबकि जो ये सहयोग होता है ये अल्पकालीन होता है, छोटे टाइम वाला, यानी ऊपर वाला लॉन्ग टर्म, नीचे वाला शॉर्ट टर्म वाला नेचर का, ठीक है ना, यानी वो दीर्घकालीन, ये अल्पकालीन। क्लियर हो गया? जो कोऑर्डिनेशन है ना वो आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय जो है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, जबकि जो सहयोग होता है वो हमेशा ही अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। इसका मतलब पहले वाला फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, दूसरा वाला क्या होगा आपका? हमेशा इनफॉर्मल होगा। क्या होगा? इनफॉर्मल। तो अभी तक 2 डेफिनेशन को क्लियर करते हैं पहले, ठीक है ना, और थोड़ा 2 मैंने और पॉइंट बता दिया आपको, ताकि वहां पर जो अगर आप डिफरेंस समझाना चाहो तो अच्छे से समझा सको। मैं चाहूँ तो उसके ऊपर एक सेपरेट डिफरेंस बना सकता था, बट वो पूछता नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है बेवजह एक्स्ट्रा कंटेंट लेने की, ठीक है ना। जितना बता रहा हूँ उतना प्लीज करिए। समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। और जो ये होता है ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो ये औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। क्लियर है? उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, मतलब दीर्घकालीन होता है, ठीक है ना। जबकि जो सहयोग होता है इसमें मिलजुल कर काम करने की इच्छा होती है। जैसे मान लो 2 बंदे यहाँ पे बोरियां उठा रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये 2 बंदे उठा रहे, क्यों ना मैं भी इनकी हेल्प कर दूं, तो किसी ने बोला नहीं, मैं खुद ही स्वतः ही ये भावना उठ रही है, स्वतः ही ये इच्छा हो रही है कि यार इनकी हेल्प कर दो और मिल करके निपटा दो काम को, है ना, अगर मैं खाली बैठा हूं तो उसने बोला ये वाला जो है ना बेटा अल्पकालीन होता है और ये अनौपचारिक होगा, हमेशा ये इनफॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद आता समन्वय की विशेषताएं क्या है। समन्वय की विशेषताएं क्या है, तो हमने अगर यहाँ पे पॉइंट देखे तो समन्वय सबसे पहले इसने बोला सामूहिक प्रयास में, यानी जो ग्रुप एफर्ट है उसमें सामंजस्य स्थापित करता है, यानी इसमें तालमेल स्थापित करता है। यानी समन्वय जो है, जो ग्रुप एफर्ट आपने लगाए हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं हुआ ना तो भाई साहब फिर कुछ सही नहीं हो सकता। अब मान लो ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, शादी चल रही है, खाना पीना बनाना। अब खाना पीना बनाने वालों में जो सब्जी काटने वाला है, एक उसको मतलब चूल्हे में डालने वाला है, एक निकालने वाला, इनके बीच में सामंजस्य है नहीं, एक बांटने वाला है ही नहीं। एक कह रहा मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं दे रहा तेरे को, एक कह रहा दूसरा, तो फिर इसमें क्या होगा? कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा उल्टा होगा। तो हमेशा क्या है, ग्रुप एफर्ट के बीच में सामंजस्य तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, एक तरीका होना चाहिए। तो वो कह रहा है समन्वय। समन्वय की विशेषता क्या है? समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। अब दूसरा, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, यानी जो आप प्रयास लगा
लगा रहे हो, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन देगा बेटा, क्या देगा, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि ये प्रयास में एकता सुनिश्चित कर रहा है। याद रखना जो इसके विशेषताएं, अगर आप महत्व में भी लिख के आ जाओ ना, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि लगभग सेम ही होता है, एक वो लिखे जा सकते हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं वो उसके महत्व में लिखे जा सकते हैं बहुत सारे, याद रखना, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला पॉइंट था कि समन्वय सामूहिक प्रयास जो ग्रुप एफर्ट होता है उसमें सामंजस्य स्थापित करता है, बिल्कुल यहाँ लिखा जा सकता है, आप यहाँ लिखिए, कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। उसका समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, यानी ये यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है, क्या लेके आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर ये देखो, ये इसकी विशेषता देखो, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, ये बोल सकते हो आप विशेषता। समन्वय एक सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके अलावा समन्वय जो है सर्वव्यापक है, हर जगह मिलेगा, सर्वव्यापक कार्य बेटा, हर जगह, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सरा, इसके बिना तो कुछ होने सरा, तो सर्वव्यापक कार्य है। इवन मैं अगर मैनेजमेंट के लेवल की बात करूं तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो उच्च स्तरीय प्रबंधन था, फिर निम्न स्तरीय था, मध्य स्तरीय था, तीनों थे ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, तो तीनों जगह बेटा ये देखने को मिलेगा, तीनों जगह। और इवन हर जो फंक्शन है, चाहे वो जो आपका नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो, नियंत्रण हो, हर जगह समन्वय दिखेगा, समन्वय के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये सब मेरी बातें भी सुन लो जो जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार आता है कि और कोई भी मतलब जैसे स्टाफिंग को समन्वय के बिना करते नहीं कर सकते भाई साहब, सब में समन्वय चाहिए, सब में तालमेल चाहिए, ठीक है ना। आगे समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। समन्वय बेटा जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि भाई जब समन्वय होगा तभी काम होगा, तो तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जानबूझकर किया जाने वाला कार्य होता है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी जो कोऑर्डिनेशन लाना हर मैनेजर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन लाना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना हर मैनेजर की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो कितने पॉइंट पढ़े हमने कि समन्वय जो है, पहला तो सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी जो ग्रुप एफर्ट है उसमें तालमेल बैठाता है। बहुत सिंपल पॉइंट है, बना के लिखा जा सकता है कि समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन यानी जो हमारी जो संगठन है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। उसके अलावा समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है, एकता लेके आता है। समन्वय सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समन्वय सर्वव्यापक कार्य है, यानी हर जगह दिखेगा आपको, हर जगह दिखेगा। समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला, या कई बार पेपर में आता है क्या ये डेलिबरेटली किया जाने वाला, बिल्कुल हाँ, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, और ये हर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बैठाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला समन्वय प्रबंध का सार है। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका कई बार, क्या समन्वय प्रबंध का कोई फंक्शन है, पहले तो कार्य है, हम उनके कार्य तो नहीं है, कार्य तो नहीं है, मगर ये सार है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बिना तो भाई कुछ हो नहीं सकता। ये एसेंस है, एसेंस मतलब होता है सार। तो समन्वय प्रबंध का कार्य तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन यानी अगर हम बात करें फंक्शन की तो वो नियोजन है, नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण, निर्देशन है और नियंत्रण, ये तो कार्य हो गया, नहीं फंक्शन हो गया ना। तो फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन में तो कहीं आ नहीं रहा समन्वय, बट ये इससे एसेंस है। एसेंस मतलब इसके बिना ये जो पांचों फंक्शन है ये भी नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है। तो समन्वय प्रबंध का सार है, ये आपको याद रखना है। प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे समन्वय के अभाव में पूरा किया जा सके, यानी आप कोई भी कार्य, कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे समन्वय के बिना। समझ के इससे बहुत जरूरी हो जाता है, एसेंस हो जाता है, सार हो जाता है। अथवा जिसका प्रयास समन्वय की स्थापना करना ना हो, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका प्रयास समन्वय स्थापित करने समन्वय की स्थापना करना ना हो। क्लियर हो गया, यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा संगठन में की जाने वाली जो विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकालीन होता है, और ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो ये औपचारिक यानी फॉर्मल होता है, जबकि सहयोग होता है, मिलजुल कर काम करने की इच्छा होती है, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, याद हमेशा रखना। ये अल्पकालीन होता है और ये हमेशा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक दिखेगा। ठीक है ना। समन्वय की विशेषता है, ये सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है, ये समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, समन्वय सतत प्रक्रिया है, समन्वय सर्वव्यापक है, समन्वय जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है, और समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। उसके अलावा समन्वय प्रबंध का सार है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्रबंध का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे समन्वय के अभाव में पूरा किया जा सके, या फिर प्रबंध का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका प्रयास समन्वय की स्थापना करना ना हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसका प्रयास जो है समन्वय की स्थापना करना ना हो। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे बढ़े, समन्वय का महत्व की बात कर लेते हैं। देखो समन्वय का महत्व क्यों है, क्यों हमें संगठन, देखो सीधी सीधी बात है, ये सब आप यहां लिख सकते हो क्योंकि ये सब बता रहे हैं कि समन्वय
कितना जरूरी है, ठीक है, लिख सकते हो, फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे, ध्यान से देख लीजिए। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके उद्देश्य यानी जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो सके, ये तो उसके लिए बेटा समन्वय लाना बहुत जरूरी है। तो समन्वय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, इस तरह से आप इसका आगे लिख सकते हो बना के, समन्वय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है ना, और एकता सुनिश्चित करता है, जिससे कि बहुत जल्दी क्या होता है, आप अपने उद्देश्यों अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा ये टीम भावना को बढ़ावा देता है। बेटा किसको देता है? टीम भावना को, यानी एक ग्रुप एफर्ट लेके आता है, तो उसमें सामंजस्य तालमेल बैठाता है, तो इसलिए टीम भावना आ जाती है। कई सारी मूवीज आपने देखी होगी, उसमें स्टार्टिंग में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो फिर क्या है, मैच हार रहे होते हैं। बट जैसे आप उसी में देख लो, लगान मूवी आपने देखी थी, स्टार्टिंग में क्या है, एक बॉल जहां जाती है वहां 11 के 11 फील्डर भागने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो भी थे जितने फील्डर थे वो सारे भागना स्टार्ट कर देते थे वहां पे, ठीक है, कि बॉल के पीछे। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि ये बल्लेबाज है, ये मतलब गेंदबाज है, ये कीपर है, ये यहाँ पे रहेगा वहां पे रहेगा, तो एक तरीका होगा तो ही आप जीत सकते हो। तो उसने बोले टीम भावना को बढ़ावा देता है, नंबर 1। नंबर 2, उद्देश्यों की पूर्ति यानी प्राप्ति करने में मदद करता है। संगठन का आकार और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। अगर आपके संगठन का आकार देखो, जैसे दिन प्रतिदिन संगठन का आकार देखो, उसमें लिख रहा हूं, देखो अब मान लो मैं इसके अंदर ये हेडिंग होगी, इसके आगे लिखना चाहता हूं, क्या लिखूंगा कि आजकल जो है जो संगठन है, जो व्यवसाय है, उसका आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब आकार बढ़ेगा और जिसके द्वारा जिसमें जो व्यक्तियों की जो संख्या वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब ऐसे में अगर आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको क्या इन व्यक्तियों के बीच में क्या है, और जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, जो है ना, जो फंक्शन है, उनके बीच में आपको क्या संगठन मतलब तालमेल बैठाना पड़ेगा। तालमेल बैठाओगे तभी आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकोगे। तो संगठन का आकार और उसमें जो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, तो बेटा आपको संगठन समन्वय लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। तो संगठन का आकार और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की अगर संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप समन्वय लेके आओ। विभिन्न प्रक्रियाओं का यानी बहुत सारी जो प्रोसेस है उसका एक दूसरे पर निर्भरता। अब आपको लगता है जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक नाई की बात कर लेता हूं, सपोज करो एक नाई, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा हार्ड एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। नाई को भी छोड़ो यार, क्या नाम है, और हल्का एग्जांपल लेते हैं, एक कपड़े सिलने वाली की बात कर लेते हैं, कपड़े हैं दर्जी की बात कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा एक बंदा है, मान लो मैं मान लो यहाँ पे क्या है, कपड़ा लेके आ रहा हूं और उसको काट रहा हूं। अगले वाले प्रोसेस में वो कपड़ा जो है, जो कटा हुआ कपड़ा, उसको सिला जाता है। उससे अगले प्रोसेस में उसको बटन सबको लगाया जाता है। उससे अगले प्रोसेस में उसको प्रेस करके पैक किया, प्रेस करके आगे भेजा जाता है। फिर अगला वाला उसको प्रोसेस मतलब पैक करता है। अब साफ दिख रहा है कि यार जब तक मैं कपड़ा नहीं काटूंगा अगला बंदा सिलेगा नहीं। यार अगला बंदा जब तक सिलेगा नहीं तब तक अगला बंदा उसमें बटन नहीं लगा सकता। अगला बंदा बटन लगाने के बाद प्रेस नहीं कर पाएगा जब तक वो उसको आगे देगा नहीं। और प्रेस करने वाला तभी, वह प्रेस करने के बाद आगे वाला पैक तभी करेगा जब अगला बंदा उसको हैंड ओवर करेगा माल। अब ये सारे कार्य एक दूसरे पे क्या परस्पर निर्भर है। तो ऐसे केस में भाई साहब समन्वय होना बहुत जरूरी है। अगर समन्वय तालमेल नहीं है तो भाई साहब कुछ बनेगा नहीं, वहां तक ढंग से बनेगा नहीं, ऊपर से कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। तो हमें ना इनके बीच में तालमेल बैठाना ताकि हर प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली काम चल सके। मैं काट के कपड़ा अगले दूं, अगला ऐसे काम करे, अगला ऐसा काम करे, ऐसा करके चलता चला जाए। तो उसने बोला यहाँ पे कि जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, वो कि एक दूसरे पर अगर निर्भरता जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा निर्भरता होगी, उतना ज्यादा समन्वय की आवश्यकता होगी। तो उसका मतलब संगठन का आकार और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उनमें वृद्धि होगी, तो समन्वय उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। विभिन्न प्रक्रिया अगर एक दूसरे से ज्यादा निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, तो बेटा आपको समन्वय चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा उस जगह पे। उसके अलावा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी आपको समन्वय चाहिए। टीम भावना को बढ़ावा देना है तो आपको समन्वय चाहिए। संगठन में संसाधनों का इष्टतम यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो संसाधन है उनका अच्छे से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, जिससे संसाधनों की बहुत कम क्या होती है, बर्बादी होती है। बहुत कम क्या होती है, बर्बादी होती है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसे केस में क्या बेटा आपको समन्वय लाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा रहेगा उतना संसाधनों का इष्टतम मतलब बहुत अच्छे से उपयोग होगा, उनकी बर्बादी बहुत कम होगी। क्लियर हो गया। और लास्ट विशिष्टीकरण का अगर आप लाभ लेना चाहते हो, अगर विशिष्टीकरण का मतलब होता है बेटा स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, जो आप इसके अंदर लिख सकते हो पेपर में। विशिष्टीकरण का मतलब हो गया कि एक काम को पहले छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाता है। एक एक्टिविटी को छोटी छोटी सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो बंदा, जो व्यक्ति जिस काम में, जो कर्मचारी जिस काम में निपुण है, उसको वो काम दिया जाता है, जिससे क्या स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। और इससे क्या होता है, कॉस्ट कम आती है आपकी, टाइम भी कम लगता है, ठीक है, और बेनिफिट बढ़ता है, बहुत ज्यादा लाभ बढ़ता है आपका। अब ऐसे केस में क्या होता है भाई, समन्वय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो मैंने एक काम को छोटे छोटे काम में बांटा, जिससे क्या होगा, और मैंने हर एक काम उस व्यक्ति को दिया, यानी जो काम में जो व्यक्ति निपुण था, जो व्यक्ति एक्सपर्ट था, उसको वाला काम दिया, उसका सब पार्ट। अब बाद में मिलके तो एक ही काम बनाना ना भाई। अभी मैंने
एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, और जो जिस काम में एक्सपर्ट था उसको वो काम दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करा भाई, अब आगे जाके एक तो करना ही करना है, तो इसका मतलब सब में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तभी आपको स्पेशलाइजेशन का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उसको इस तरह से समझ सकते हो। तो ये छोटा सा पार्ट था, पार्ट नंबर 4, जो कि हमारा खत्म भी हो गया। बताओ, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बिजनेस बहुत आसान है, छोटे छोटे पार्ट्स करके हम कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस भेजो ताकि उनको लास्ट मोमेंट में फटाफट से रिवीजन हो सकती है, क्योंकि जो भी पार्ट बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का बनेगा, उससे ऊपर तो शायद बन भी नहीं रहा होगा। तो भी 15 का बन जाए स्टार्टिंग में, अगर थोड़ा बड़ा भी बन गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं मैक्सिमम 25 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पार्ट क्या नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे बेटा।